Hello everyone, welcome to Just CA Foundation. I am Monish Vora. I am a chartered accountant, a commerce graduate, and I've also cleared CFA level 1. So I have a very good news to share with all of you that I would be associated from now on with Unacademy, which is the best online educational platform in India. I would be teaching the CA Foundation students the subject of business economics and business and commercial knowledge. So this would be my introductory lecture. Yes, लेकिन मेरा लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ मुझे बताना है. यस, तो आपके मोबाइल फोन्स में या टैबलेट्स में आप जो है प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या ऐप स्टोर पे जाइए. वहाँ पे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए और उसे आप इंस्टॉल कीजिए आपके मोबाइल डिवाइसेस में. उसके बाद आपको क्या करना है, सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में जाना है. राइट, वहां पे आपको मिलेगा एक प्लस का सिंबल आपको दिखेगा, तो आपको प्लस पे वो क्लिक करना है. तो वहां से आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का. राइट, अनअकैडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उससे क्या होगा कि सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में जितने भी टीचर्स हो गए अनअकैडमी पे और ऑल सब्जेक्ट्स के, आप उन सब लोगों के लेक्चर्स देख सकते हैं. तो आपको जो भी टीचर्स पसंद आते हैं आप उनके लेक्चर्स देख सकते हैं फिर. यस, और बहुत ही लो कॉस्ट में आपको ये सारे लेक्चर्स का आपको एक्सेस मिलता है. राइट, तो देखिए जो कॉस्टिंग है, आप लगे तो आप 1 महीने का ले सकते हैं कोर्स, या तो आप 2 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 महीने का ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं या 2 साल का भी ले सकते हैं. तो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितने टाइम का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. राइट, और अगर आपको आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट में 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं जो है MV सर, है ना, मोनीश वोरा सर, MV सर. आप अगर ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट. यस, तो आइए अब हम हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं. हमारा लेक्चर आज का क्या है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का. बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को प्यार से BCK भी कहा जाता है ना, BCK. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पहले हम ये बताएंगे कि सीए कोर्स क्या है. थोड़ा सा बस बेसिक्स आपको बताएंगे. राइट, आईसीआई के बारे में बस एक स्लाइड है और उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस थोड़ा सा बताऊंगा. यस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें करेंगे. तो देखिए, चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स, सीए कोर्स को इंडिया में ICAI जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया गवर्न करता है. यस, तो देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established by an act in parliament vis-a-vis the Chartered Accountants Act 1949 for regulating the profession of chartered accountancy in the country. है ना, तो जो ICAI है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक लॉ के अंतर्गत स्थापित की गई एक एंटिटी है ना, ICAI. और कौन सा एक्ट है हमारा, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, उसके अंतर्गत हमने ICAI को एस्टैब्लिश किया है. और 1949 में हमारा एक्ट पास हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के भी आने के पहले, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में आया था, उसके भी पहले हमारा एक्ट पास हो चुका था. तो ये बहुत ही बड़ी बात है. राइट, फिर आगे देखिए, द इंस्टीट्यूट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब क्या, MCA उसे कहते हैं, है ना, वो एक गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्ट्स को एडमिनिस्टर करती है, गवर्न करती है ना. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट जो है वो भी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, MCA करता है. फिर और कौन से एक्ट्स है सर, तो और देखिए द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, है ना, फिर द कंपनीज एक्ट 2013, वो भी MCA उसे गवर्न करता है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है जिसे MCA गवर्न करता है. यस, एंड आखिरी देखिए, द ICAI इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सर्विस टू द इंडियन इकोनॉमी इन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना. तो ICAI जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है पूरे वर्ल्ड में, है ना. तो ये लार्जेस्ट मतलब किस सेंस में लार्जेस्ट बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना, जो नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो ICAI के जो नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो अप्रॉक्स समझ लीजिए 3,30,000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है आज के तारीख में इंडिया में.
राइट। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी है पूरे वर्ल्ड में। और आप ये देखिए कि 1949 में सीए कोर्स आया था और आज जो है कितना टाइम हो गया, 71 ईयर्स हो गए हैं। और 71 ईयर्स में भी सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख, राइट, अप्रॉक्स 3.5 लाख सीएज है, राइट। तो कितना वैल्यूबल कोर्स है, आपको इससे ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना, कि कितने कम लोग हैं पूरे इंडिया में जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। अब हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन की तरफ देखते हैं कि कौन से एग्जाम्स आपको पास करने पड़ेंगे जिससे आप एक सीए बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है सीए फाउंडेशन लेवल। यस, सीए फाउंडेशन लेवल, इसे मई 2018 के एग्जाम्स के पहले तक इसे सीपीटी कहा जाता था, है ना, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो जब से मई 2018 में न्यू सिलेबस को लॉन्च किया था सीए अपने इंस्टीट्यूट ने, तो उसमें जो है फिर सीपीटी का नाम अब चेंज होकर सीए फाउंडेशन हो चुका है ना। और सीए फाउंडेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपके सारे बेसिक्स डेवलप होते हैं, है ना। तो इससे सीए फाउंडेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल देखिए क्या है, सीए इंटरमीडिएट लेवल। और सीए इंटरमीडिएट के बाद क्या है, सीए फाइनल। और अगर आप एक बार सीए फाइनल पास हो जाते हैं तो आप अपने आप को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल सकते हैं और आप आपके नाम के सामने सीए प्रीफिक्स लगा सकते हैं, है ना। फिर आगे देखिए, अब हम सीए फाउंडेशन के कोर्स पे आते हैं कि सीए फाउंडेशन में कितने पेपर्स हैं, राइट। तो देखिए 4 पेपर होते हैं सीए फाउंडेशन के कोर्स में, राइट। पेपर नंबर 1, यस, पेपर नंबर 1 आपका किसका है, देखिए पेपर नंबर 1 आपका है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स का पेपर है आपका पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 किस चीज का है, देखिए बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, है ना, मतलब लॉ का पेपर आपका क्या है, पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 3 क्या है, देखिए पेपर नंबर 3 है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना, मतलब मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपका पेपर नंबर 3 है। और पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो कि मेरा सब्जेक्ट है ना। फिर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले जब सीपीटी हुआ करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू हुआ करता था, है ना। एमसीक्यू मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक ऑप्शन को टिक मारना है, आगे बढ़ना है, राइट। तो पहले जब सीपीटी था तो एक ही दिन में पेपर हो जाता था और एक ही दिन में एक ही सिटिंग में आपको पूरे जो है एमसीक्यू सॉल्व करने थे, राइट। लेकिन जब से सीए फाउंडेशन कोर्स आ चुका है तो इसमें देखिए पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4, तो ऐसा नंबरिंग क्यों दिया है, क्योंकि हमेशा जब भी शेड्यूलिंग होगी एग्जाम्स की तो हमेशा पेपर नंबर 1 आपका अकाउंट्स का ही होगा, पेपर नंबर 2 आपका लॉ का ही होगा, पेपर नंबर 3 आपका मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का होगा और पेपर नंबर 4 आपका किसका होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। और ये जो पेपर है ये 4 दिनों में होता है ना, मतलब आपका पहले पेपर नंबर 1 होगा, फिर एक 2 दिन की छुट्टी होती है, फिर पेपर नंबर 2 होगा, फिर से 1-2 दिन की छुट्टी, फिर पेपर नंबर 3, फिर एक छुट्टी और फिर पेपर नंबर 4, राइट। तो पहले मैंने आपको क्या बोला कि सीपीटी में फुल पेपर एमसीक्यू था, लेकिन जब से सीए फाउंडेशन आ गया तो उसमें जो पहले के जो 2 पेपर है, राइट, अकाउंट्स और जो लॉ का पेपर है, वो एक सब्जेक्टिव टाइप अभी उसका क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, है ना। सब्जेक्टिव टाइप मतलब क्या, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उसका फुल आंसर लिखना पड़ेगा, है ना, उसमें कोई एमसीक्यू नहीं रहेगा, आपको फुल आंसर लिखना पड़ेगा। और जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है मैथ्स और इकोनॉमिक्स वाला, है ना, ये जो 2 पेपर है ये फुल एमसीक्यू है ना, फुल्ली एमसीक्यू, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन कैसे रहेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक को आपको टिक करना है, आगे बढ़ना है, राइट। तो अब देखिए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 जो है वो क्या था, सब्जेक्टिव टाइप है। तो इसमें आपको टाइमिंग क्या मिलता है, 3 घंटे का पेपर होगा, राइट, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको 3 घंटे स्टार्ट होने के पहले 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है ना। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है कि आप पेपर को पढ़िए, उसमें देखिए आपको किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है, उसमें स्ट्रक्चर आप डिसाइड कीजिए, राइट। तो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी मिलता है, राइट। तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 क्या है, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। और ये जो चारों पेपर जो है वो कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के पेपर रहेगा आपके, ठीक है। और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 मैंने आपको बोला कि वो एमसीक्यू पेपर है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, और उसमें 2 घंटे स्टार्ट होने के पहले 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम,
नहीं मिलता है ना। आपको रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यू पेपर है ना। तो उसमें आपको अलग से रीडिंग टाइम की जरूरत नहीं है, वरना आप रीडिंग टाइम में आधे क्वेश्चन तो उसी में सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आपको जो है रीडिंग टाइम नहीं मिलता है, डायरेक्टली पेपर आपको दिया जाता है और डायरेक्टली आपको स्टार्ट कर देना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अपना सीए फाउंडेशन के पेपर्स होते हैं। और मैं जो हूं, मैं आपको पेपर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है। तो अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि इसमें पासिंग क्राइटेरिया कैसा है ना, कि सीए फाउंडेशन में हम कैसे पास हो सकते हैं, कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम, राइट। तो देखिए 4 पेपर है और चारों पेपर 100 मार्क के हैं, ये तो आपको मैंने अभी बताया। आपको हर पेपर में मिनिमम 40% चाहिए पास होने के लिए, मतलब कि आपको हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स, 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए, है ना। आपको हर पेपर में 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो देखिए, अगर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको चारों पेपर में 40 मार्क्स आते हैं, राइट, समझ लीजिए अगर आपको चारों पेपर में 40 मार्क्स आते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 इंटू 4 160 हो जाएगा टोटल, है ना। आपको चारों पेपर में 40 आए हैं। अब देखिए, आपने इंडिविजुअली तो 40 ला लिए, आपने इंडिविजुअली तो मिनिमम 40 ला लिए सब पेपर्स में, लेकिन टोटल कितना हुआ? 160। तो आप इस केस में फेल कहलाएंगे, क्योंकि आपका जो टोटल है वो भी मिनिमम 200 होना चाहिए, मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। अब ये देखिए, जो मैं मिनिमम आपको 200 बोला वो कहां से आ रहा है कि देखिए 4 पेपर है और चारों पेपर 100-100 मार्क के हैं, राइट। तो टोटल कितना हो गया? 400 मार्क्स हो गया। तो 400 का 50% होता है 200। तो आपके जब मार्क्स के एडिशन करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसका टोटल भी मिनिमम 200 होना चाहिए। और इंडिविजुअली भी, राइट, इंडिविजुअली भी आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 तो होने ही चाहिए, राइट। और अगर समझ लीजिए, अगर ऐसा हो गया कि किसी का टोटल 200 के ऊपर है, राइट, किसी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, उनको उसका टोटल है समझ लीजिए 200 या 200 के ऊपर उसका टोटल आ रहा है, राइट, लेकिन उसको कोई भी एक सब्जेक्ट में 40 के नीचे है, तो उसको चारों पेपर वापस से देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने इंडिविजुअल वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं की, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि समझ लो उसको इंडिविजुअली 40 के ऊपर तो सब में आए, लेकिन उसका टोटल ही 200 नहीं हुआ। तो अगर टोटल 200 नहीं हो रहा है तो फिर से चारों पेपर वापस देने पड़ेंगे, राइट। लेकिन आपके साथ ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अनअकैडमी पे हैं अभी, और अनअकैडमी में आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे, राइट। आप इधर आपको जितने भी फैकल्टीज है सब बहुत मेहनत से सारे कंटेंट डालते हैं, आपको जिसका भी जो भी पसंद आता है आप वो चीज़ें देख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। फिर आगे देखिए, आगे है हाउ विल आई टीच, है ना, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, आई विल डेवलप स्ट्रॉन्ग बेसिक्स विथ फुल सिलेबस कवरेज, राइट। तो अब सीए कोर्स में देखिए, सीए कोर्स में साइंस बैकग्राउंड वाला भी स्टूडेंट आ सकता है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाला तो ऑब्वियसली आ सकता है, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी आ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट रहा, राइट, चाहे उसका ग्रेजुएशन हो गया हो या ना हुआ हो, राइट, वो जो है 12th स्टैंडर्ड के बाद जो है आप सीए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, राइट, मैं आपको इकोनॉमिक्स एकदम ABCD से पढ़ाने वाला हूं, है ना, एकदम बेसिक से हम बातें करेंगे इकोनॉमिक्स में, राइट। तो आपके अगर इधर आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तो सीए इंटर लेवल पे भी आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो उधर आपको बहुत काम आएगा इधर का जो बेसिक्स है वो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम आपके बेसिक्स डेवलप करेंगे और ऑब्वियसली फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, राइट। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने जो हमारा सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है वो पूरा का पूरा, यस, पूरा का पूरा आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा हमारे इन क्लासेस में, राइट। उसके बाद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स एंड कलरफुल PPTs एंड नोट्स, है ना। तो मैं जो हूँ जनरली जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ स्टोरीज की मदद लेता हूँ, या तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लेता हूँ, राइट। और मेरे आप PPTs देखेंगे तो बहुत कलरफुल PPTs होते हैं, मेरे नोट्स भी बहुत कलरफुल होते हैं, यस। तो इससे क्या होता है कि आपको भी एक इंटरेस्ट डेवलप होता है सब्जेक्ट पढ़ने में, यस, आपको भी थोड़ा सा मजा आता है सब्जेक्ट पढ़ने में, यस, और आपको रिवीजन में भी बहुत काम आते हैं ऐसे कलरफुल नोट्स, राइट। और नेक्स्ट देखिए,
ऑल ICI क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द वीडियोस, है ना। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, हमारे स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, इसमें मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह भी आते हैं, तो उसमें भी जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे क्लास में ही, राइट। फिर रेगुलर रिविजन, है ना, हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो हम बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। तो अगर हम बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यस, और उसके बाद जो जस्ट CA फाउंडेशन का जो हमारा USP है वो क्या है, क्विज टाइम, राइट। क्विज टाइम एट द एंड ऑफ ईच सेशन ओनली ऑन जस्ट CA फाउंडेशन। यस, तो एक क्विज टाइम करके यहाँ पे होगा, मतलब कि पहले आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वीडियो में, और वीडियो के एंड में 10 से 15 मिनट का एक क्विज टाइम होगा, है ना, जिसमें आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आपको मैं कुछ टाइम दूंगा, समझ लीजिए 1 मिनट या 1.5 मिनट तक का आपको कुछ टाइम दूंगा। आप उसमें क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उसका आंसर सोच के रखना है, और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यस, तो क्विज टाइम में बहुत मजा आता है। इस वीडियो में भी हम क्विज टाइम, इस वीडियो में भी क्विज टाइम होने वाला है। यस, सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और लास्ट देखिए डाउट सॉल्विंग। ऑब्वियसली आपको अगर हमारा कोई लाइव क्लास रहेगा उसमें कोई डाउट्स आते हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में, या तो आप किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके आप कमेंट्स डाल सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स रहते हैं उसके लिए। यस, उसके बाद देखिए मार्क्स वेटेज पे आता हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। यस, तो ये पेपर नंबर 4 है, राइट, और इसमें 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। यस, और ये 2 घंटे का पेपर होगा, फुल्ली MCQ होगा और 100 मार्क्स का होगा। ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो होगा 60 मार्क्स का, और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है वो होगा 40 मार्क्स का, राइट। तो इसमें कैसा होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है तो आपको 60 MCQs पूछे जाएंगे, और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स का है तो आपको 40 MCQs पूछे जाएंगे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में। तो टोटल 100 MCQs रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा पेपर। यस, उसके बाद हम आ जाते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स क्या है ना, मतलब कौन से चैप्टर्स हम बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, राइट। तो हम अभी कंटेंट की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला है कि इंट्रोडक्शन टू, राइट, इंट्रोडक्शन टू, एक मिनट रुकिए, देखिए पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। यस, फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि द रोल ऑफ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, क्या मीनिंग है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर में। यस, इसमें ये भी आएगा कि बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होते हैं। आपको अगर नहीं पता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। कुछ चीज़ें अगर आपने 11th-12th कॉमर्स स्ट्रीम से किया होगा तो वहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, तो वहीं से कुछ चीज़ें ओवरलैप तो होगी ही होगी। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम तो एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और क्या था इसमें, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म, है ना। तो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज होती है, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, राइट। तो उसके बेसिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कैसे सॉल्व करती है कोई इकोनॉमी, राइट, और वहाँ का प्राइस मैकेनिज्म कैसे चलता है, वो चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में करेंगे, राइट। इसका मार्क्स का वेटेज देखिए कितना है, 15 to 20%। कितना है, 15 to 20%। अब ये 15 to 20% अपने को किसका निकालना है, इसका 60 मार्क्स का निकालना है अपने को, है ना। 15 to 60% अपने को 60 मार्क्स का निकालना है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का आएगा। तो 15 to 20% किसका निकालना है, 60 मार्क्स का निकालना है। मतलब कि 9 से 12 मार्क, यस, 9 से 12 मार्क के MCQs आपको कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 1 से आएंगे, है ना। फिर चैप्टर नंबर 2 क्या है, देखिए थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर रहेगा सेकंड वाला। उसमें क्या है, देखिए मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड,
है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर थियरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, तो इसमें वो सब आता है, यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, ये सारी चीज़ें आती है थियरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर में। आपको जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि कंटेंट्स क्या क्या है, राइट। और अगर आपको पता है ये सारी टर्म्स तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होगी अपने हमारे क्लासेस में। फिर आगे देखिए, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना, वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और डिमांड फोरकास्टिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी कहाँ आएगा, हमारे चैप्टर नंबर 2 में आएगा। और चैप्टर नंबर 3 क्या देखिए, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, है ना। तो मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, तो इसमें क्या आता है, जैसे वो एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, है ना, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो कहाँ आते हैं, चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में। तो हम वहाँ पे वो चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का वेटेज साथ में दिया है 35 to 40%, है ना। अच्छा, और एक चीज़, ये जो वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मार्क्स का वेटेज, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट ने आपको बताया हुआ है ना, ये आपके इंस्टीट्यूट ने आपको बताया हुआ है, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो साथ में, साथ में 35 to 40% के मार्क्स जो है इन दोनों चैप्टर में से आएंगे। मतलब कि अराउंड समझ लीजिए 20 से 24 मार्क, 20 से 24 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपको, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को मिला के, राइट। जो ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपको 20 से 24 मार्क के आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, हमने ये 2 चीज़ें डिस्कस की, मतलब ये 3 चैप्टर्स डिस्कस किए। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 क्या है, देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, है ना, कि अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, है ना, ओलिगोपॉली, डिओपॉली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ऐसे टाइप के वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स होते हैं, है ना। कोई टेंशन नहीं है, अपन देखेंगे एकदम डिटेल में, आपको बस मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्राइस डिटर्मिनेशन इन दीज मार्केट्स, मतलब ये जो अलग अलग टाइप के मार्केट्स है उसमें प्राइस कैसे डिटरमिन होती है कमोडिटीज़ की, वो चीज़ें आती है हमारे चैप्टर नंबर 4 में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आपको बहुत मजा आएगा। हम बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपको और अच्छे अंडरस्टैंडिंग आएंगी। तो ये भी देखिए 25 to 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको ये चैप्टर में से आएगा। और इसका टोटल मार्क्स का वेटेज देखिए कितना है, 60 मार्क्स है ना। मतलब कि इकोनॉमिक्स का टोटल 60 मार्क्स का वेटेज है, और उसमें के जो 25 to 30% होता है, मतलब 60 into 25% कितना होता है ना, 15 होता है। और 30% मतलब 18, मतलब 15 से 18 मार्क के क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर कहाँ से आएंगे, 4 से आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर है बिजनेस साइकिल्स का। बिजनेस साइकिल्स में क्या, उसके मीनिंग्स, कौन से फेजेस होते हैं, एक बिजनेस जो भी होता है वो कौन से फेजेस से गुजरता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके फीचर्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है, राइट, कि क्यों कोई फेज के थ्रू कोई बिजनेस जा रहा है, वो चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। उसका मार्क्स वेटेज देख लीजिए 15 to 20%, है ना। अब ये किसका निकालना है, 60 मार्क्स का निकालना है, तो फिर से 15 to 20% मतलब क्या, 9 से 12 मार्क। 9 से 12 मार्क के क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल से आएंगे, राइट। तो हमने अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स डिस्कस किए हैं। इसमें टोटल 5 चैप्टर आपके रहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। और हमने सबका इंडिविजुअली मार्क्स का वेटेज भी देख लिया कि हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फिर आगे देखिए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो पार्ट 2 है अपने पेपर नंबर 4 का, राइट। ये कितने मार्क्स का था, 40 मार्क्स का था। इसमें कौन से चैप्टर्स होंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर कौन सा है, देखिए चैप्टर नंबर 1 इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन, है ना। मतलब इंट्रोडक्शन वाला ही पहला चैप्टर होता है जनरली। उसमें क्या रहेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है ना, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस चलाने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, राइट। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, कंपनी हो सकता है, या तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म में भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर फॉर्म में हो सकता है,
राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, हमारे चैप्टर नंबर 1 में करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 का वेटेज कितना है, 15 to 18%। अब इस केस में अपने को ये कहाँ निकालना है, 15 to 18%, ये 40 मार्क्स का निकालना है ना। ये 15 to 18% अपने को 40 मार्क्स का निकालना है। यस, तो अराउंड समझ लीजिए 6 से 7 मार्क के आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 1 से आएंगे। फिर सेकंड चैप्टर देखिए क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें क्या आता है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, है ना। माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, है ना। माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, है ना। तो अगर हम एकदम इंडिविजुअली सिर्फ बिजनेस के जो पर्टिकुलर बिजनेस है, अगर उसके हम सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो माइक्रो एलिमेंट होता है। और अगर हम पूरे एग्रीगेट लेवल में डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस पे पूरे बाहर से भी कैसे कैसे अफेक्ट हो सकता है, तो पूरा मैक्रो लेवल उसमें डिस्कस होता है ना, मैक्रो एनवायरनमेंट उसे बोलते हैं। उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो चीज़ कहाँ डिस्कस करेंगे हम, चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। यस, उसका वेटेज देखिए कितना है, उसका भी सेम 15 to 18% है। मतलब कि 6 से 7 मार्क का आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। चैप्टर नंबर 3, यस, चैप्टर नंबर 3 इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे क्या है, ओवरव्यू ऑफ सिलेक्टेड इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज, है ना। मतलब कि जो इंडिया में या तो बाहर, इंडिया के बाहर कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं, राइट, जो बहुत ज़्यादा फेमस वगैरह है, तो उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी इसमें, जैसे एप्पल हो गया, फिर ICICI बैंक, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के कंपनीज हैं, रिलायंस, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि इनका विजन क्या था, मिशन क्या है, कैसे इन्होंने अपना बिजनेस का वो बिल्ड किया, वो सब चीज़ें उसमें थोड़ा बहुत आपको बेसिक एक ओवरव्यू दिया जाएगा हर टाइप के वो कंपनीज का, राइट। ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपके कोर्स में लाने का कारण, रीज़न ये था इंस्टीट्यूट का कि वो चाहता था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो स्टूडेंट होता है या CA स्टूडेंट जो होता है, उसको बिजनेस एंड फाइनेंस वर्ल्ड से ना, उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए उसकी, राइट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपको बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, एक्चुअल बिजनेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो आपको पता ही नहीं है, वो आपको समझ ही नहीं रहा। यस, तो वो आपको अच्छे से समझे, इसीलिए ये वाला सब्जेक्ट आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पहले CPT में नहीं था, है ना। देखिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लॉ, ये पहले CPT में था, लेकिन ये जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला जो पार्ट है ये आपको CPT में नहीं था। यस, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको CA फाउंडेशन में हमारा ICAI ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आपके बिजनेस एंड फाइनेंस वर्ल्ड से आप और मतलब आपको चीज़ें समझ में आए वहाँ पे। यस, फिर आगे देखिए, 3 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। अब देखिए और 3 चैप्टर, मतलब टोटल 6 चैप्टर्स है इसमें, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में टोटल कितने हैं, 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 4 है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, है ना। तो पॉलिसीज क्रिएटिंग कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट सच एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि इंडिया में 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी इंडिया ने, है ना, क्योंकि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था इंडिया में। यस, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी थोड़ा बैकग्राउंड उसमें लेंगे और फिर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से लिंकिंग हो पाएगी। यस, इसका भी वेटेज देखिए कितना है, 15 to 18% वापस से, है ना। मतलब 6 से 7 समझ लीजिए 6 से 7 मार्क के आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से आएंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, है ना। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस को फैसिलिटेट कर रही है ना। तो इसमें 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज और इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स, है ना। तो इसे ना नॉन फंडिंग बॉडीज भी बोल सकते हैं, है ना। इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, नॉन फंडिंग बॉडीज भी बोल सकते हैं, और इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स को क्या बोल सकते हैं, फंडिंग बॉडीज बोल सकते हैं। फंडिंग बॉडी मतलब क्या है कि जो अपने को पैसे देंगे बिजनेस चलाने के लिए। यस, और नॉन फंडिंग बॉडीज मतलब क्या, मतलब वो आपको पैसा नहीं देंगे चलाने के लिए, लेकिन बाकी सारी चीजों में आपको मदद करेगी, है ना। तो इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज में क्या आएगा देखिए, RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। मतलब जो सारे बैंक्स जितने भी हैं इंडिया में, उसका जो एकदम एपेक्स बॉडी है वो कौन सा है, RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो सेबी जो है, तो हमारे जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में,
है ना, NSE, BSE, बहुत सारे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। तो उसका जो है उसका भी एपेक्स बॉडी कौन है, रेगुलेटरी बॉडी कौन है, यस सेबी है। फिर आता है CCI, है ना, CCI क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको मैं हमारे लेक्चर्स में बताऊंगा। फिर IRDA, है ना, IRDA क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो IRDA मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है उसकी एपेक्स बॉडी होती है IRDAI, है ना। वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, वो सब चीज़ें देखती है कि बराबर सब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। फिर इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स कौन से देखे, IFCI, है ना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और नाबार्ड, है ना। तो नाबार्ड भी एक है, राइट। तो इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स, तो इसमें ये सारी चीजें रहेगी। और इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज में क्या था, RBI, SEBI, IRDA, वो क्या था, इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज था। तो इन बॉडीज के बारे में हम चीजें डिस्कस करेंगे कि ये बॉडीज कैसे काम करती हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम चीजें हमारे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। जिसका मार्क्स का वेटेज कितना है, 15 to 18%। तो फिर से इसका भी कितना आएगा, 6 से 7 मार्क का आपको वो आएगा, इसका वेटेज रहेगा। यस, 6 से 7 मार्क के MCQs आपको आएंगे चैप्टर नंबर 5 से। और चैप्टर नंबर 6 देखिए क्या है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, है ना। अब आपने ना ऐसा मतलब आपने पहले जो है ना एक डिक्शनरी देखी होगी, है ना, ऑक्सफोर्ड की वगैरह नहीं, डिक्शनरीज जो आती हैं। डिक्शनरी मतलब क्या, जिसमें चीज़ें शब्द रहते हैं और उसके मतलब दिए रहते हैं, है ना। कोई भी वर्ड आपको चाहिए, आप डिक्शनरी में जाइए, आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये भी डिक्शनरी वाला चैप्टर है ना। ये क्या है, ये डिक्शनरी वाला चैप्टर है ना। तो इसमें स्टॉक मार्केट में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है ना। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है, बैंक्स में कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी, है ना, नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड में कौन सी जो टेक्निकल जार्गन्स है ना, जो टेक्निकल वर्ड्स है ना। टेक्निकल जार्गन्स क्या मतलब, टेक्निकल वर्ड्स। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं और उसका क्या क्या मतलब है, वो आपको कहाँ सिखाया जाएगा, चैप्टर नंबर 6 में। तो आपको इसमें पूरी एक लिस्ट दे दी है ना, पूरे डिक्शनरी की तरह आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं और हर वर्ड का आपको कुछ ना कुछ मीनिंग दिया है। तो वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसका मार्क्स का वेटेज कितना है देखिए, 15 to 18%। तो वापस से 6 से 7 मार्क, यस 6 से 7 मार्क के क्वेश्चंस आपको कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से। तो हमने क्या देखा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर्स हैं और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में 6 चैप्टर्स हैं, यस। तो इस तरह से आपका कोर्स का कंटेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में आपने देखा होगा हमने कुछ अलग से कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आपको ये चीजें बताना बहुत जरूरी था CA फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले, राइट। तो जितनी भी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब चूंकि आप जस्ट CA फाउंडेशन में हैं अभी, यस जस्ट CA फाउंडेशन के चैनल पे हैं, तो यहाँ पे हमने जो है हम हर वीडियो के एंड में एक क्विज टाइम करके चीज होती है। क्या होता है, क्विज टाइम करके एक चीज होती है, ठीक है। अब क्विज टाइम में क्या होगा, राइट, क्विज टाइम में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, राइट। हम 5 से 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है नीचे, राइट, नीचे आपको एक टाइमर दिखेगा, है ना, आपको नीचे एक टाइमर दिखेगा और वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखना स्टार्ट होगा। उस टाइम के अंदर आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है और आपको आंसर सोच के रखना है। और जैसे ही वो टाइमर एंड होता है, यस जैसे ही वो टाइमर एंड होता है तो मैं क्या करूंगा, आपके साथ वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा, है ना, मतलब उसका आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, यस। तो आपको पहले क्वेश्चन दिखेगा और नीचे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यस। मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन बस रीड आउट कर लूंगा और आपको उसका आंसर बस सोच के रखना है। और जैसे ही वो टाइमर एंड होता है तो मैं फिर उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा कि एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चालू करते हैं हमारा क्या, क्विज टाइम, यस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने आपको वैसे तो इधर कुछ पढ़ाया है नहीं, मतलब ये फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें कुछ मैंने आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 11th-12th कॉमर्स में किया हो, जहाँ पे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी CA फाउंडेशन देने वाले थे लेकिन अभी जो पेपर्स है वो नवंबर में मर्ज हो गए हैं, है ना,
जो जुलाई 20 में जो होने वाले थे एग्जाम्स, वो कहाँ हो गए, मर्ज, नवंबर एग्जाम के लिए मर्ज हो गए हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी एक बार पढ़ाई थोड़ी बहुत हो चुकी है इकोनॉमिक्स की, राइट। और अगर नहीं भी हुई है तो अपन बस ये छोटा सा एक टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें अभी थोड़ा बहुत याद है ना। और बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपके साथ लिए हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए, आपको अगर सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो मैं तो हुई आपको समझाने के लिए। यस, तो चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से आपको देखना है। मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करके दूंगा और आपको आंसर सोच के रखना है कि आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा। इकोनॉमिस्ट regard decision making as important because the resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite or scarce. It is option B है, it is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants and needs. Option C है, resources have alternative use, और option D है, all of the above. Yes, तो जल्दी से सोचिए आप कि इसका क्या आंसर हो सकता है। नीचे आपको टाइमर दिख रहा होगा, टाइमर चल रहा है। यस, जल्दी सोच के रखिए। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, है ना, कि क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, ऐसा आप टाइप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यस, सो टाइम इज ओवर नाउ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, राइट। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव क्यों है, देखिए, इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग, है ना, कि हमको डिसीजन मेकिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये तीनों कारण है उसके, राइट। ये तीनों कारण है ना, ऐसा नहीं कि कोई एक सही है, ये तीनों सही है, इसलिए हमने ऑप्शन डी को चुना है, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या था, द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केर्स, है ना। मतलब कि जो हमारे वांट्स जो होते हैं, है ना, हमारे जो वांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स होते हैं, वो हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, अनगिनत होते हैं, राइट। और उनको पूरे करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं या मीन्स होते हैं, वो हमेशा फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, है ना। तो फाइनाइट, लिमिटेड, स्केर्स, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, मतलब क्या, कमी होना, कम होना, है ना। तो एज कंपेयर्ड टू आवर वांट्स, हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, रिलेटिवली स्केर्स, है ना। तो द रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केर्स एज कंपेयर्ड टू दी वांट्स, है ना। और अगर वो स्केर्स है तो ऑब्वियसली अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं मेरे रिसोर्सेज मेरे कौन से वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करूं, है ना। और इकोनॉमिक्स जो है, राइट, वो यही दो बेसिक फंडों के ऊपर बेस है कि ह्यूमन बींग से वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, और उनको पूरे करने के लिए जो रिसोर्सेज उन्हें लगेंगे वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, है ना। तो ये जो दो फैक्ट्स थे, ये दो, दीज आर द टू फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो ये दो फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर ही बना हुआ है। फिर सेकंड वाला ऑप्शन क्यों सही है, देखिए पहला तो करेक्ट ही था, राइट, पहला वाला तो करेक्ट था। फिर दूसरा वाला देखिए, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट, राइट, बेस्ट एलोकेट आवर स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द सोसाइटीज अनलिमिटेड वांट्स, है ना। तो वही चीज वो बोल रहा है ना, कि हमको पता होना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि हम अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमको बेस्ट वे में उसे एलोकेट करना पड़ेगा ना, हमारे अनलिमिटेड वांट्स में। तो इसलिए भी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है कि हम समझ में आए, हमको समझ में आए कि हम कैसे एलोकेशन करें रिसोर्सेज का, राइट। और तो मतलब सेकंड वाला पॉइंट भी सही था। फिर थर्ड क्या था कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना। मतलब रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है। अब एग्जांपल आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल मनी या पैसा, वो भी एक टाइप का रिसोर्स है। मैं मनी यूज करके मेरे बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, राइट। लेकिन मैं मनी से ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही वांट सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मैं मेरे डिफरेंट वांट्स में को सेटिस्फाई कर सकता हूँ सेम रिसोर्स को यूज करके। अब अगर मेरा एक ही रिसोर्स है जो ऑल्टरनेटिवली अलग अलग जगहों पे मैं यूज कर सकता हूँ, तो मुझे डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, कि मैं डिसीजन ले सकूं कि मैं कौन से वांट के लिए मेरा रिसोर्स यूज करूं, है ना। रिसोर्सेज के तो ऑल्टरनेटिव यूजेस है ही, पर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं मेरा रिसोर्स
कौन से बॉन्ड में एलोकेट करूं। यस, तो थर्ड वाला भी सही है। अब ये तीनों ऑप्शन सही थे और डी वाला ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ द अबव, तो मतलब डी वाला ऑप्शन हम चुनेंगे, राइट। आइए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वापस से आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें मैं आपको एक बार रीड आउट करूंगा क्वेश्चन, आपको आंसर सोच के रखना है, जैसे टाइमर एंड होगा मैं आपको चीजें समझाऊंगा। यस, तो चलिए आता है अभी सेकेंड क्वेश्चन। In economics, we use the term scarcity to mean option A, absolute scarcity and lack of resources in less developed countries. Option B, relative scarcity, that is scarcity in relation to the wants of the society. Option C, scarcity during times of business failure and natural calamities. And option D, scarcity caused on account of excessive consumption by the rich, right? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है ये आप जल्दी से सोच के रखिए। बस 20 सेकंड अब बचे हैं। यस, जल्दी से सोच के रखिए। बस 5 सेकंड्स अब बचे हुए हैं। यस, टाइम इज ओवर। तो करेक्ट आंसर है रिलेटिव स्केर्सिटी, दैट इज रेस रिलेटिव स्केर्सिटी, दैट इज स्केर्सिटी इन रिलेशन टू स्केर्सिटी इन रिलेशन टू वांट्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन से दो फंडामेंटल फैक्ट पे बना हुआ है कि ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है ना। तो रिसोर्सेज लिमिटेड कब है, जब हम उनको वांट्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे तभी वो हमको लिमिटेड लगते हैं, है ना। तो इसलिए ये वर्ड आता है रिलेटिव वाला, है ना, रिलेटिव स्केर्सिटी बोलते हैं, है ना, सिर्फ स्केर्सिटी नहीं बोलेंगे, है ना, एब्सोल्यूट स्केर्सिटी नहीं है, एब्सोल्यूट लैक ऑफ रिसोर्स नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे वांट्स, हमारी इच्छाओं से अगर हम कंपेयर करें कि हमारी जितनी इच्छाएं हैं, राइट, हमारे जितने भी वांट्स हैं, अगर उससे हम हमारे रिसोर्सेज को कंपेयर करेंगे कि हमको कितने रिसोर्सेज लगेंगे हमारे सारे वांट्स को पूरे करने के लिए, तो हमेशा हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहेंगे एज कंपेयर्ड टू दी वांट्स, है ना। तो हम सारी की सारी हमारी इच्छाएं एक ही टाइम में पूरी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, रिलेटिव स्केर्सिटी। रिलेटिव स्केर्सिटी मतलब क्या, कि हम जब बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज स्केर्स है तो हमको इस सेंटेंस को इन रिलेशन टू वांट्स देखना पड़ता है, राइट। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या था, रिलेटिव स्केर्सिटी, दैट इज स्केर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। फिर से आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। यस, फिर से आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आ रहा है आपके स्क्रीन पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इकोनॉमिक्स। यस, ऑप्शन ए अप्लाइड, ऑप्शन बी एग्रीगेट, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सोच के रखिए इसका फिर से आंसर क्या है। यस, आपके पास 30 सेकंड जितना भी बचे हैं टाइम। यस, सोच के रखिए। अब देखिए आपको ऐसे ही हर सेशन के एंड में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऐसा क्विज टाइम आएगा। यस, और उसमें तो आपके साथ और अच्छे से हमने पहले डिस्कशन किया हुआ होगा और उसी के ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। सोच के रखिए जल्दी, 10 सेकंड बचे हैं बस। टू 1। यस, टाइम इज ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एग्रीगेट, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एग्रीगेट, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, हम एग्रीगेट लेवल पे सोचते हैं, हम एग्रीगेट लेवल पे सोचते हैं, टोटल लेवल पे सोचते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। यस, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और माइक्रो, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, है ना, MICRO, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक होता है दोस्त, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स
और दूसरा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो माइक्रो जो है, राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, है ना, हम इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें पढ़ते हैं इसमें इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल लेवल पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम एग्रीगेट, राइट, एग्रीगेट लेवल पे चीज़ें डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में। यस तो अभी देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपको याद कैसे रखना है, ये देखिए यहाँ पे आय है ना, यहाँ पे क्या है, आय है। तो आय किस चीज़ का है, ऐसा याद रखिए कि आय किस चीज़ का है, इंडिविजुअल का है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बातें करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक ही सेलर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, एक ही कंपनी के कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लेकिन हम किसी पूरे इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, इंडस्ट्री मतलब क्या, ग्रुप, टोटल ग्रुप ऑफ फर्म्स जो होते हैं, कोई एक तरीके के, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्या, कपड़ों की इंडस्ट्री, या मोबाइल इंडस्ट्री हो गया, है ना, मोबाइल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया, तो उसमें कौन सा आएंगे, रिलायंस जियो, वोडाफोन, वोडाफोन, एयरटेल। यस तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जियो के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जियो के अंदर उसके कस्टमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर बात करता हूँ तो वो मैं एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तीनों का साथ में एग्रीगेट लेवल में अगर बात करूँ, तो वो किस में आता है दोस्त, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। यस माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको भी कैसे याद रखना है, ये देखिए ए, है ना, मतलब क्या, ए का क्या है, एग्रीगेट, है ना, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। यस अब आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, in a free market economy the allocation of resources is determined by a voting done by consumers, b a central planning authority, c consumer preferences, या d the level of profits of firms, है ना। तो जल्दी से सोचिए इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। अगर आपको आंसर नहीं पता कोई टेंशन की बात नहीं, आप सोच के रखिए, कोई भी एक आंसर आप सोच के रखिए। देखिए गलती हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, है ना। तो आपसे अगर कुछ गलती भी, अगर कोई गलत आंसर भी हो तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे चीज़ें सीखने ही आए हैं। और अगर आपको ऑलरेडी आता है आंसर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। यहाँ पे बस एक छोटा सा टेस्ट है आपका, राइट। यस 16 सेकेंड बचे हैं। यस सो टाइम इज ओवर। तो इसका आंसर, यस इसका आंसर क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। यस ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है ना। तो ऑब्वियसली देखिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे ये क्वेश्चन में, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या, कि मार्केट फ्री है, मार्केट फ्रीली डिसाइड कर सकता है कि प्राइस क्या है ना, मार्केट फ्रीली डिसाइड कर सकता है कि प्राइस क्या है। तो कंज्यूमर्स जो चीज़ों को प्रेफर करेंगे, कंज्यूमर्स के डिमांड पे और जो प्रोड्यूसर्स है उसके सप्लाई पे, सप्लाई और डिमांड से क्या बोलते हैं डिटरमिन होगा, प्राइस डिटरमिन होगा। यस तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस के ऊपर ही जो है एलोकेशन और ऑफ रिसोर्सेज होता है। यस तो ऑप्शन सी था, क्या था करेक्ट आंसर। यस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर से आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर सोच के रखना है। यस तो ये आता है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर ए सोशलिज्म, बी कैपिटलिज्म, सी मिक्स्ड इकोनॉमी, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है तो मैंने आपको बोला था एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती है ना, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। यस तो ये जो है एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी, इसमें से कौन से टाइप के इकोनॉमी में होता है ये आपको सोचना है, राइट। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सोच के रखिए जो भी आपको आंसर लगता है सही है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके आंसर सही है और गलत है तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
यस 10 सेकेंड्स बचे हैं। यस सो द टाइम इज ओवर नाउ, और इसका आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है, सोशलिज्म। यस सोशलिज्म इसका करेक्ट आंसर है। सोशलिज्म इसका करेक्ट आंसर है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सब चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यस तो अगर तो गवर्नमेंट जो भी चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी हो, सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सब लोगों के बीच में। यस तो सबसे कम एक्सप्लॉयटेशन और सबसे कम इनइक्वालिटी कहाँ होती है दोस्त, सोशलिस्ट इकोनॉमीज में होती है। कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी होती है उसमें कैसा होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम होता है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होता है वो बहुत लो होता है ना। वो कैसा होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट लोग जो होते हैं, प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। और ये जो सोशलिस्ट होती है, राइट, सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, वहाँ पे कैसा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, राइट, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है, एक मिनट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो बहुत हाई होता है, राइट। और सब चीज़ें कौन डिस्कस करता है, सब चीज़ें डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट करता है ना। इसे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी बोला जाता है गवर्नमेंट को। यस तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही सब चीज़ें डिसाइड करता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि कम से कम एक्सप्लॉयटेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी हो लोगों में, है ना। तो इससे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है गवर्नमेंट, राइट। और वही चीज़ कैपिटलिज्म में वैसा नहीं होता है, राइट। और ऑप्शन सी क्या था अपना, ऑप्शन सी था मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जैसे अपना इंडिया है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। मतलब इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, है ना, प्राइवेट कंपनीज भी चलती है और गवर्नमेंट कंपनीज भी चलती है ना, साथ साथ में दोनों चीज़ें चलती है, राइट। तो ये क्या है, ये मिक्स्ड इकोनॉमीज में ऐसी चीज़ें होती है। यस तो आपने 5 क्वेश्चंस अभी देखे, आपने कितने क्वेश्चंस इसमें करेक्ट किए, राइट। अगर समझिए अगर आपने 3 क्वेश्चन करेक्ट किए तो आपका नीचे आपका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे 3 on 5 करेक्ट है। अगर 5 on 5 है तो वो आप लिख के भेजिए कि 5 on 5 मुझे सारे के सारे क्वेश्चन में करेक्ट है। यस और मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें आज जो है मैंने बस आपको सिर्फ बेसिक बताया था चीज़ों का, राइट। बेसिक आज दिन मैंने बस वो बताया था कि हमारा कंटेंट क्या है, सीए फाउंडेशन कोर्स क्या है। और क्विज टाइम लेने का पर्पस ऐसा था कि आपको थोड़ा समझे कि यहाँ पे वीडियोस कैसे आने वाले हैं। यस आपकी भी अगर थोड़ी सी टेस्ट हो जाए कि आपने अगर पहले पढ़ा था इकोनॉमिक्स तो आपको कितना याद है ना। तो ये तो मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के थोड़े से एमसीक्यूज लिए थे। यस तो अगर आपको आ गए हैं सारे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए। यस सो फाइनली हमारा ये जो जस्ट ये फाउंडेशन जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलेंगे। यस और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। यस और ऑब्वियसली आप अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अगर रेफरल कोड MV सर, है ना, कूपन कोड MV सर अगर यूज़ करेंगे, मोनीश वोरा सर, MV सर, तो आपको क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। यस सो थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।